नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो मिस्टर सीएम और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। लगातार ताबड़तोड़ चुनावी दौर देखने को मिल रहा है और ऐसे में मिस्टर सीएम शो में जो भी सबसे ज्यादा जिस मुख्यमंत्री की बात होगी और वो हम आप तक लेकर आएंगे और साथ ही कौन से मुख्यमंत्री कितने लोकप्रिय हैं और आपके लिए आपके मुख्यमंत्री क्या कुछ कर रहे हैं उसकी खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। अब इस शो में हम आपको सीधा प्रदेश के मुख्यमंत्री जितने हैं उनसे हम सीधा जोड़ेंगे कि क्या कुछ खबरें उनके पास से हमारे पास आ रही है, यानी कि राज्यों के मुख्यमंत्री, और जिसमें सबको पता लगेगा कि आपके राज्य के मुख्यमंत्री क्या कुछ कर रहे हैं, दिन भर उन्होंने क्या कुछ किया है, कौन से कार्यक्रम में गए, कौन से कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया, आपके प्रदेश को क्या सौगातें मिली हैं। तो आज के इस शो में हम बात करेंगे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के। तो शुरुआत और बात हेमंत बिस्वा शर्मा की गुजरात चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां दमखम भर रही है। ऐसे में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पूरे ही जोर और शोर के साथ राज्य में चुनाव प्रचार कर रही है। गुजरात में चुनाव जीतने के लिए भाजपा पूरा जोर लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री गुजरात में भाजपा के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। जनसभाएं, रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, भाजपा को फिर से जिताने की कोशिश कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुजरात के धनसूरा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, उत्तर पूर्वी राज्यों का विकास हो रहा है और अब भारत पड़ोसी देशों को भी खुलकर जवाब देगा, चीन के साथ भी डटकर मुकाबला करेगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को जोड़ा है। मैं कहां से आता हूं? मैं असम से आता हूं, मां कामाख्या का धरती से आया हूं। हमारा प्रदेश और उत्तर पूर्व को ही और एक प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, हम चाइना का सीमा का साथ हम लोग एक ही साथ रहता हूं। एक तरफ चाइना है, एक तरफ भारत है। 1962 में चाइना ने भारत को आक्रमण किया। भारत का सेनाओं को सीमा तक जाने के लिए दो सप्ताह चाहिए। इसलिए हमारा तरफ रोड नहीं है, हमारा तरफ ट्रेन नहीं है, हमारा तरफ कोई एयरपोर्ट नहीं है। चाइना का तरफ पूरा पक्का रेलवे है, पक्का एयरपोर्ट है, पक्का रास्ता है। चाइनीज आर्मी 2 घंटा में भारत को पूरा भारत का सेनाओं को डोमिनेट करते हुए, इसलिए हमारा सेना का छोटी टुकड़ी था, रीएनफोर्समेंट संभव नहीं था, असम का बीच तक आ गया और हम युद्ध हार गया। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया है, अगर आज आप उत्तर पूर्व में जाते हैं तो अब आपको दिखाई देगा चाइनीज बॉर्डर तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा बड़ा रास्ता बनाया है, रेल लाइन बनाने का काम शुरू किया है और आज हर जगह में हवाई अड्डा का चालू हुआ है। अगर आज चाइनीज को भारत का बॉर्डर आने के लिए 2 घंटा चाहिए, भारत का आर्मी बॉर्डर जाने के लिए खाली 1 घंटा चाहिए। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह चमत्कार किया। डोकलाम में चाइना ने भारत को आक्रमण किया। भारत पहले कांग्रेस का समय होता था तो भाग जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी का समय में उन्होंने भारत का सेनाओं ने चाइनीज आर्मी का साथ लड़ाई किया और चाइनीज आर्मी को पीछे जाना पड़ा। आज देश का एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। गुजरात ने जो एक सुपुत्र को भारत को दिया कि आप जाके भारत को विश्व गुरु बनाइए, आज आप देखिए जब भी विश्व का कोई भी बड़ा कॉन्फ्रेंस होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे होता है और उनका साथ विश्व का बाकी नेता होता है। लेकिन पहले अगर आप लोग किसी ने मनमोहन सिंह को इतना बड़ा सभा में ढूंढने का कोशिश करेगा, आपको देखेगा 3 नंबर लाइन में कोई भारत का प्रधानमंत्री खड़ा हुआ है।
आज मोदी जी ने वो चमत्कार किया। मोदी जी ने देश का उत्तर पूर्व को विकसित करवाया। आज मोदी जी ने पूरा जम्मू कश्मीर में शांति लाया और मोदी जी का समय में ही देश में संतरासवाद निर्मूल हो गया। तो ये बात ही हेमंत बिस्वा शर्मा की। और अब वहीं बात दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की कर लेते हैं। जयराम ठाकुर का आजकल कहना है कि इस बार भी गुजरात में भाजपा भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मुताबिक गुजरात एक तरफा मुकाबला है, वहीं भाजपा की बीजेपी है। हम यहाँ आपको बता दें कि जयराम ठाकुर साहब ने यह भी कहा है कि ये चारों तरफ गुजरात में बीजेपी ही बीजेपी दिखाई पड़ती है। मुझे लगता है कि इस बार गुजरात इतिहास बनाने वाला है। इसका कारण गुजरात के विकास का मॉडल है जिसे लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ तो मुकाबला एक तरफा है, भाजपा ही भाजपा। और मुझे लगता है कि अब की बार गुजरात इतिहास बनाने वाला है। सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़े अंतर के साथ जीत, चाहे वो मत प्रतिशत की बात कहें, चाहे हम सीटों की बात कहें। और उसकी वजह है कि गुजरात का जो डेवलपमेंट का मॉडल जिस प्रकार से लोगों के दिल दिमाग में आज बैठा है, लोग उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, तो महत्वपूर्ण बात है कि इस गुजरात प्रदेश में यहाँ की माटी से निकले हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनके प्रति जिस प्रकार का स्नेह गुजरात के लोगों का है, तो सारी बातें एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी जी की बात आती है, उनके चेहरे पर नजर जाती है, उनके काम पर नजर जाती है बतौर मुख्यमंत्री, तो लोग उन सारी चीजों को कभी भूल नहीं सकते हैं। और उस योगदान को स्मरण करते हुए आज वो पूरे देश भर में योगदान दे रहे हैं भारत को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये एक मन में एक लोगों के बहुत गहरा एक भाव है कि हमको और ताकत देनी चाहिए और मजबूती देनी चाहिए नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए। और ऐसे गौरवमय पल जब गुजरात को प्राप्त हुए हैं, इसमें कहीं भी कमी नहीं छूटनी चाहिए गुजरात की जनता की ओर से। और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आम आदमी को अब अपना पतन दिखाई पड़ता है और इन सब के बीच पैसे के लिए आम आदमी पार्टी टिकट बेच रही है, चाहे बात लोकसभा के टिकट की हो या राज्यसभा की। आम आदमी पार्टी हर एक चुनाव के टिकट बेचती है। एक आंदोलन से निकली पार्टी में भ्रष्टाचार आज चरम पर है। भ्रष्टाचार में फंसे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। अब ऐसे में पंजाब में भी आम आदमी पार्टी सरकार रहते हुए कानून राज जैसे खत्म ही हो गया है। ये पार्टी अब जहां तक पहुंची थी पहुंच गई, अभी नीचे रसातल की तरफ जाएगी, क्योंकि पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। जो अपने आप को एक ईमानदारी के उस आंदोलन से, भ्रष्टाचार के खिलाफ उस आंदोलन से निकले के बाद जिस तरह से वो बात कहते कि हम वहां से निकले हैं, पूरे देश भर में एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई लड़ने वाली पार्टी तो आम आदमी पार्टी, ये कहते थे वो। आज इतने सारे किस्से, इस छोटी सी ही उनकी जो आयु है इस पार्टी की जब से बनी है, एक नहीं अनेक किस्से, टिकट विधानसभा के बेचे जा रहे हैं, लोकसभा के बेचे जाते, राज्यसभा के टिकट, और उसके साथ साथ में अब तो हद ये हो गई कि जो छोटा चुनाव होता है काउंसलर का, मैं दिल्ली से ही आ रहा हूं, दिल्ली के चुनाव में, एमसीडी के चुनाव में, वहां भी काउंसलर के टिकट जो है वो भी बेचे जा रहे हैं। किसी पार्टी में हमने इस प्रकार की परिस्थिति देखी नहीं। जो आम आदमी पार्टी कहती थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के आरोप पे इनके मंत्री जेल की सलाखों के पीछे हैं, बर्खास्त करने पड़े मंत्री, पंजाब में बर्खास्त करने पड़े सरकार बनने के 3 महीने के अंदर ही। और जो आम आदमी पार्टी कहती थी कि हम पंजाब को ड्रग्स फ्री कर देंगे, यानी कि ड्रग्स के उस कारोबार में जो सारा, उस पर हम शिकंजा कसेंगे और वह बिल्कुल वहां पर ड्रग्स को समाप्त करेंगे। आज वहां पर क्या हालत है, कानून व्यवस्था दिन दिहाड़े गोलियों से लोगों को भून दिया जाता है। तो ऐसे में कोई बात रही नहीं जिस मुद्दे को लेकर के वो बात कह सकते हैं।
और अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 10 खरब डॉलर का बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी सरकार ने कमर कस ली है। इसके तहत दिल्ली में सुषमा स्वराज प्रवासी भारतीय भवन में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट साल 2023 के कर्टेन रेजर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में इन्वेस्टर्स की सुविधा के लिए 2 पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर के एक शॉर्ट फिल्म भी प्रदर्शित की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सपने को साकार किया जाएगा और आत्मनिर्भर अभियान में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका निभाएगी। उत्तर प्रदेश परिवर्तनशील यात्रा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम आपको यहां बता दें कि बीते 5 साल में उत्तर प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि समर्थन के लिए हमने 40 से ज्यादा देशों से संपर्क साधा। इसमें से समिट के भव्य आयोजन में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए तकरीबन 21 देशों से सहभागिता के लिए अनुरोध किया गया है, जिसमें से नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और साथ ही मॉरिशस ने हमारे साथ सहभागिता व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश एक प्रगतिशील और परिवर्तनकारी यात्रा के शिखर पर है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा निर्धारित आत्मनिर्भर भारत के विजन का कायाकल्प का एक प्रमुख स्तंभ भी उत्तर प्रदेश है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिफॉर्म, परफॉर्म तथा ट्रांसफॉर्म के मंत्र को उत्तर प्रदेश ने अक्षरशः लागू किया है। विगत 5.5 वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने आर्थिक विकास एवं समृद्धि की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रदेश ने सक्षम नीतिगत समर्थन एवं विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करने अपने करके प्रदेश के अंदर एक कारोबारी माहौल भी बनाने में सफलता प्राप्त की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के अनुरूप भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। इसके लिए राज्य सरकार ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के आगामी 5 वर्ष के अपने कार्यक्रम को आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। इस उद्देश्य में हमारी सरकार आगामी 10 से 12 फरवरी 2023 तक 23 को उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर रही है, ताकि उत्तर प्रदेश में उपलब्ध असीम व्यावसायिक अवसरों को प्रदर्शित करते हुए वैश्विक व्यापारिक समुदाय को प्रदेश के आर्थिक विकास में सहयोग करने के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान किया जा सके। इस 3 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन में विश्व स्तर के नीति निर्धारक, कॉरपोरेट जगत के शीर्ष कैप्टन्स, व्यापारिक प्रतिनिधि मंडलों, एकेडमिया, विचार मंचों एवं प्रबुद्ध जनों द्वारा प्रतिभाग करते हुए व्यावसायिक संभावनाओं एवं सहभागिता के अवसरों पर सामूहिक रूप से मंथन किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में आयोजित यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन साल 2022 का शुभारंभ किया। शुभारंभ के इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी दिखाई पड़े। साथ ही मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा चाक चौबंद
की गई थी। सभी लोगों को चेक करके अंदर भेजा गया, उन्हें प्रवेश दिया गया और साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात दिखाई पड़ी। इस कार्यक्रम में 22 अफ्रीकी देशों के लगभग 347 छात्रों ने हिस्सा लिया। इस वैश्विक कार्यक्रम में भारत सहित अफ्रीका के तकरीबन 22 देश मिलकर लाइव थीम पर वैश्विक समस्याओं पर 36 घंटे तक बिना रुके मैराथन मंथन कर समाधान खोज रहे हैं। 25 नवंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कार्यक्रम का समापन करेंगे। और काफी सारे नाम जो आप जिनसे रूबरू है, उसमें एक नाम आता है मलावी का। और मलावी जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उनके चेहरे पर चमक। होम टू आइलैंड लाइक Zanzibar, which is a popular tourist destination. Here we go, ladies and gentlemen, with our next, that is Togo. Everybody. और अब बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। उत्तराखंड को 2025 तक देश के अग्रणी राज्य में शामिल करके इसे यहाँ लगभग तमाम जो बड़ी योजनाएं हैं उसे लागू किया जाएगा। ये चिंतन शिविर मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के सरदार पटेल सभागार में किया जा रहा है। एक शिविर है जो लगाया गया है, आपने लबासना का नाम सुना होगा। और ऐसे में मसूरी में इस शिविर का शुभारंभ आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किया। शिविर का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिंतन शिविर से जो अमृत निकलेगा उससे हमारा उत्तराखंड जरूर आगे बढ़ेगा। साथ ही सभी को चिंतन के साथ चिंता भी करनी होगी कि उत्तराखंड हमारा श्रेष्ठ राज्य बने। साल 2025 तक उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। शिविर में उत्तराखंड के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर चर्चा की जाएगी। अब ये जो एकेडमी है जिसे लबासना कहा जाता है, यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस और आईएफएस और जितने तमाम बड़े अधिकारी जो यूपीएससी पास करके जो परीक्षा है वो पास करके जाने के बाद यहाँ उनकी ट्रेनिंग होती है। और ऐसे में शिविर का यहाँ लगाया जाना कई महीनों में कई बातों को प्रकट करता है। कैसे राज्य 5 से 10 सालों में आगे बढ़े, इस पर रोड मैप भी तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि किस प्रकार राज्य की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, लोगों का जीवन स्तर ऊपर कैसे उठे, और इसके लिए भी तेजी से सरकार अब काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि विकास का मॉडल पुराने समय में लखनऊ में बनकर तैयार होता था और वहीं से योजनाएं बनती थी, लेकिन अब सिर्फ देहरादून में रहकर ये योजनाएं नहीं बने बल्कि सीमावर्ती क्षेत्र में भी बने। इसके लिए कई जवाबदेही भी तय किए जाएंगे। महत्व जो है किसी पोस्ट का नहीं होता है, पोस्ट से कोई महत्व नहीं होता। एक ही पोस्ट पर कई बार एक जगह जिले में कोई डीएम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे बाप रे, इन्होंने तो बड़ा अच्छा काम किया। अभी जैसे हमारे मयूर दीक्षित बैठे होंगे यहाँ पर, कहाँ है? अभी अचानक ये हुआ कि ये उत्तरकाशी के जिलाधिकारी थे। हमने संधू साहब ने एक दिन बात करी कि 4 धाम यात्रा में वो बहुत ज्यादा रस इस बार होने वाला है और वहां का हमारा काम भी चलने वाला है। तो कहा कि अब वहां किसको भेजा जाए ऐसे समय में? तो डिसीजन में निकला कि साहब मयूर को भेजा जाए। तो अब मयूर को लगा कि ये तो जिला बड़ा छोटा है, मैं तो बड़े जिले में काम कर रहा था। और लगना स्वाभाविक भी है, सबकी ग्रेडेशन होता है कि अब जैसे किसी ने बागेश्वर कर लिया तो पिथौरागढ़ आने में सहूलियत है, या अल्मोड़ा आ जाएगा, या किसी ने चमोली रुद्रप्रयाग कर लिया तो उत्तरकाशी कर लिया तो उसको पौड़ी बड़ा लगेगा या टेहरी ठीक लगेगा, और पौड़ी पिथौरागढ़ कर लिया तो उसको लगेगा कि अब तो 4 ही जिले बचे हुए हैं। तो मयूर का फोन आया मेरे पास कि साहब वो ठीक है, लेकिन सब लोग ये कहेंगे कि छोटे जिले में मेरा प्रमोशन की जगह डिमोशन हो गया। तो मैंने कहा कि ये प्रमोशन डिमोशन नहीं है, ये प्रमोशन है और ये देश काल परिस्थिति के अनुसार आपका निर्णय किया है हमने ऐसे समय में। और मुझे खुशी है कि इनके वहां जाने के बाद जो हमारा काम था
वो काम कई गुना, मतलब मेरे ख्याल से 10 गुना ज्यादा हुआ पिछले सालों की तुलना में। ऐसे ही वहां बद्रीनाथ में भी बहुत तेजी से हिमांशु ने वहां पर जो है सारा जितना रिहेबिलिटेशन का काम था, लोगों को शिफ्ट करना था, बड़ा बवाल था उसमें। इन लोगों ने बड़ी तेजी से वहां पर काम किया और मास्टर प्लान पर काम हो गया। मैंने प्रधानमंत्री जी को दिखाया, मैंने कहा साहब ये उनकी धर्मशाला थी जो कौन सी है वो बगल में, जो अरे वीरभद्र वालों की जो बगल में तोड़ी थी हमने होटल है, हाँ, तो प्रधानमंत्री जी बोले यही तो टूटना बहुत जरूरी था। तो ऐसे इन लोगों ने काम किए, देश काल परिस्थिति के हिसाब से सिलेक्शन होता है कई बार, तो लगता है कि अच्छा काम हुआ है। तो मिस्टर सीएम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखना न भूलें न्यूज़ इंडिया 24/7 और आपके मुख्यमंत्री क्या कुछ कर रहे हैं उसके लिए देखना न भूलें मिस्टर सीएम।